हमारा पीछा किया जा रहा था। भारतीय पुलिस और एजेंसियों की गाड़ियां हमारे पीछे थीं। लॉरा ने गाड़ी एक इमारत के बगल में मोड़ कर रोकी, यूं कि अब सड़क से गुजरने वाले हमें नहीं देख सकते थे। चंद लम्हों के बाद ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आगे गुजर गईं। मैं नीचे उतरकर मोड़ के पास पहुंचा और मोहतात अंदाज में जायजा लिया। 3 गाड़ियां तेज रफ्तारी से आगे गुजर गईं। मैं वापस गाड़ी में लौटा। लॉरा ने स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ा था। मुझे घूरते हुए उसने सवालिया अंदाज में सर हिलाया। मैंने कहा 3 गाड़ियां थीं, शायद पीछे मजीद गाड़ियां भी पहुंच जाएं। यहाँ छुपना ठीक नहीं है, क्योंकि सीधी सड़क पर हमें न पाकर इस जगह पर शक किया जा सकता है। उसने हैंड ब्रेक हटाकर गाड़ी रिवर्स की, क्योंकि वहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। गाड़ी जूं ही मकान की आड़ से निकलकर छोटे मैदान में हुई, सड़क पर पुलिस की 2 जीपें नमूदार हुईं। ये सूरत हाल इम्कान से बैद तो न थी कि हमें अचंभा होता। लॉरा ने दाएं मोड़ काटते हुए कार आगे बढ़ा दी। पुलिस की जीपें आगे निकल गई थीं, मगर हम देख लिए गए थे। लॉरा ने गाड़ी गली में दौड़ा दी। गली चूंकि फरलांग भर लंबी थी, तभी पहले यहाँ नहीं घुसे थे, वरना पुलिस की कारों को जुल देने में कामयाब न हो पाते। मैंने पीछे देखा, जीपें सड़क से मैदान की तरफ मुड़ गईं। लॉरा ने गली में गाड़ी भगा दी। जब तक दुश्मन मैदान से गली में दाखिल होते, हम गली उबूर कर चुके थे। गली के इख्तिताम पर नाला था, जिस पर पुल मौजूद नहीं था। लॉरा ने दाएं जानिब स्टीयरिंग काटा। रास्ता ज्यादा कुशादा नहीं था, मगर डबल कैबिन आसानी से आगे बढ़ सकती थी। अकब से फायरिंग का दरमियानी ब्रस्ट आया, मगर हम मुड़ चुके थे। अलबत्ता उस फायरिंग ने मकीनों को जरूर हड़बड़ा दिया था। गर्मियों के मौसम में उमूमन दोपहर ढले तक आराम किया जाता है। सूरज अब नीचे झुक रहा था। लॉरा ने थोड़ा आगे जाते ही दोबारा दाएं जानिब स्टीयरिंग काटा और गली में घुस गई, क्योंकि रास्ता पुख्ता नहीं था। नाहमवार रास्ते पर तेजी से गाड़ी नहीं भगाई जा सकती थी। मैं अकबी नशिस्त पर मुंतकिल हो गया था। दुश्मनों की कारें गली में मोड़ काटती नजर आईं। इक्का दुक्का घरों की बालाई मंजिल से मुतवहुश सर गली में झांकते नजर आए, मगर किसी ने दाखिली दरवाजा खोलने की कोशिश न की। तड़तड़ की भयानक आवाज उभरी। 1-2 गोलियां गाड़ी की बॉडी में घुसी थीं। तभी लॉरा ने एकदम बाएं मोड़ काटा। मैं चीखा, ब्रेक लगाओ। मेरा साबिका इक़दाम उसे याद आया। बगैर सवाल के उसने ब्रेक लगा दी थी। नीचे उतरते ही मैं भागकर मोड़ के करीब पहुंचा। वो 50-60 गज दूर थे और आंधी और तूफान की तरह बढ़ते आ रहे थे। सेफ्टी लीवर को सिंगल राउंड पर सेट करते हुए मैंने घुटना नीचे टेका। मुसलसल 2 मरतबा ट्रिगर दबाकर मैंने अगली कार के सामने वाले टायर नाकारा कर दिए थे। कार बुरी तरह लहराई और एक घर के दरवाजे से टकराकर आधी उल्टी हो गई। दूसरी कार उससे 20-25 गज पीछे थी। अगली कार को उठाए बगैर उसका वहां से गुजरना मुमकिन नहीं था। मैं भी गोली चलाने के बाद सेकंड भर से ज्यादा न रुका और फौरन भागकर डबल कैबिन में बैठ गया। लॉरा तैयार थी। ब्रेक से पांव हटाकर उसने एक्सेलरेटर दबा दिया था। 15-20 कदम आगे दाएं जानिब एक और गली निकल रही थी। गली नजर आते ही मैं चीखा, दाएं मोड़ो, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि वो हमें अकब से निशाना बना सकते हैं। गलियां इतनी कुशादा नहीं थीं कि ज्यादा तेज रफ्तारी से मोड़ काटा जा सकता। उसके बावजूद लॉरा काफी महारत और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। उसके मोड़ काटने तक अकब से तड़तड़ाहट की आवाज उभर चुकी थी। लॉरा ने होंठ भींचते हुए एक्सेलरेटर दबा दिया। डबल कैबिन गुर्रा कर भागने लगी। जरा सी बेहतियाती से गाड़ी का पहिया नाली वगैरह में फंस सकता था। गली की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर मुसीबत ये थी कि एहतियात बरतने में भी बचत नजर नहीं आ रही थी। दुश्मन मौत के फरिश्ते के रूप में ताक़ुब में थे। अगला मोड़ मिलने तक दुश्मन गली के सिरे पर नमूदार हो चुके थे। वो तादाद में 3 थे और फासला इतना ज्यादा नहीं था कि हमें निशाना न बना पाते। मैं तैयार बैठा था। जो ही उन्होंने साकिन होकर क्लैशनकोफें सीधी की, उनसे पहले मैंने मुसलसल 3-4 बार ट्रिगर दबाकर उन्हें हवास बाख्ता कर दिया था। मैंने उनकी टांगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और सिर्फ एक ही गोली निशाने को छुपाई थी कि मुतहर्रक गाड़ी में निशाना साधना दुश्वार तरीन है। एक के गिरते ही बाकी 2 बौखलाते हुए आड़ में हो गए थे। इस असना में लॉरा को मोड़ मिल गया था। रफ्तार हल्की सी कम करके उसने दाएं जानिब गाड़ी मोड़ी और दोबारा रफ्तार आगे बढ़ा दी। दुश्मनों की तरफ से 1-2 छट्टे फायर हुए, मगर वो फकत इज़्तिरारी फायर था। गली कुशादा थी। लॉरा गाड़ी को सीधे ले गई। मैं अकब की तरफ मुतवज्जे था। दुश्मन किसी भी वक्त नमूदार हो सकते थे। अचानक लॉरा की मुतफक्कर आवाज उभरी, राजा, बैड न्यूज। मैंने मुंह बनाया, बैड न्यूज सीधा बताया करो, इत्तला देकर दोहरी अजियत न दिया करो। वो झट से बोली, फ्यूल गेज की सुई मुंह चिढ़ा रही है। मैं मुंह बनाते हुए बोला, ऐसे मुंह को चिढ़ाने के अलावा किया भी क्या जा सकता है। मुझे कड़ी नजरों से घूरते हुए उसने दांत पीसे। शायद तुम्हें इंडियन एजेंसियों की बजाय मेरे हाथों मरने का शौक है। मैं मुस्कुराया, सामने देखो, कहीं मरवा न देना और मजाक बर्दाश्त करने की आदत डालो।
उसी वक्त एक मकान से कार बरामद हुई और हमारे सामने चलने लगी। चौकीदार के दरवाजा बंद करने से पहले हम करीब पहुंच चुके थे। एकदम लॉरा ने गाड़ी मकान के दाखिली दरवाजे की तरफ मोड़ी। चौकीदार एक पट बंद कर चुका था। पट को टक्कर मारकर डबल कैबिन अंदर घुस गई। लॉरा ने फौरन ब्रेक दबाई। चौकीदार हक्का बक्का खड़ा था। उसके संभलने से पहले मैं नीचे छलांग लगा चुका था। मैंने क्लैशनकोफ उसकी जानिब सीधी की। दरवाजा बंद करो। उसकी राइफल दीवार के साथ खड़ी थी। कनखियों से अपनी राइफल को देखते हुए उसने थूक निकली। शायद हीरो बनने के चक्कर में था। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में मशवरा दिया, गोली से तेज हरकत कर सकते हो तो राइफल तक पहुंचने की कोशिश करना मुफीद हो सकती है। वो हकलाया, क्या चाहते हो? मैंने कहा, बता तो दिया है कि दरवाजा बंद कर दो। उसने मरे मरे अंदाज में दरवाजा बंद किया। उसी वक्त अंदरूनी इमारत से एक जवां साल औरत बरामद हुई। उसने गोद में बच्चा उठाया हुआ था। लॉरा क्लैशनकोफ तानते हुए बोली, हैंड्स अप। मैंने चौकीदार के करीब होते हुए लॉरा को झिड़का, अकल के नाखून लो, बेचारी की गोद में बच्चा है। लॉरा ने धमकी तब्दील की, गलत हरकत या चिल्लाने की कोशिश तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने फौरन उसे तसल्ली दी, मोहतरमा तुम्हें हमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अलबत्ता तुम्हारी आवाज पर हमारा ताकुब करने वाले यहाँ पहुंच गए तो उनकी गोलियों से बचने की जमानत मैं नहीं दे सकता। लॉरा की समझ में हिंदी और उर्दू नहीं आती थी, तभी खामोश रही। मैंने चौकीदार को क्लैशनकोफ से टहूका देते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। औरत हकलाते हुए मुझे मुखातिब हुई, घर में कुछ ऐसा मौजूद नहीं जिसे तुम लूट सको। मैंने कहा, बीबी हम तुम्हें लूटने नहीं आए, दुश्मनों से भाग रहे हैं। अब बेहतर होगा कि तुम अंदर घुसकर दरवाजा कुंडी कर लो। वो घबराते हुए पूछने लगी, तुम शंभू के साथ क्या करने का इरादा रखते हो? यकीनन चौकीदार का नाम शंभू था। मैंने कहा, ये भी तुम्हारे साथ ही होगा और अब जल्दी से अंदर घुसो। आखिरी अल्फाज मैंने कदरे गुस्से से बोले थे। वो जल्दी से अंदर घुस गई। चौकीदार को भी उसके पीछे धकेल कर मैंने ड्राइंग रूम का दरवाजा बाहर से कुंडी कर दिया। चौकीदार की राइफल दीवार के साथ खड़ी थी। मैंने कहा, यहाँ छुप तो नहीं सकते। मैंने लॉरा का इरादा जानना चाहा। वो बोली, अकबी दरवाजे से निकलते हैं। उसने मुत्तफिक होने में देर न लगाई। यकीनन उसका वहाँ गाड़ी लाने का मकसद चंद लम्हों की मोहलत हासिल करना था, क्योंकि गली में गाड़ी रुकने पर दुश्मन जल्द हमें ताड़ सकते थे। मैं आगे बढ़ गया। चलो। अकबी दरवाजा खोलकर हम दाएं बाएं का जायजा लेते हुए बाहर निकले। वो तंग सी गली थी जिसमें मोटरसाइकिल, साइकिल के अलावा किसी सवारी का गुजरना दुश्वार था। गली में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हम बाएं जानिब रवाना हो गए। मैंने मशवरा चाहा, क्लैशनकोफें हमें मशकूक बना रही हैं। उसने इरादा जाहिर किया, दुश्मन से टाकरा हो गया तो पिस्तौलों से जवाबी कार्रवाई नामुमकिन होगी। मैं बेजारी से बोला, हमने मुकाबला नहीं करना, छुपना है। दुश्मन इतनी तादाद में है कि मुकाबला करना खुदकुशी ही होगी। वो फलसफियाना लहजे में बोली, कभी कभार मुकाबला मुसल्लत कर दिया जाता है दोस्त, बचने की कोशिश भी रायगां जाती है। मैं हतमी लहजे में बोला, क्लैशनकोफ फेंक दो। अपनी क्लैशनकोफ की मैगजीन गंदी नाली में फेंकी और गन खोलकर फायरिंग पिन निकाल कर तोड़ दी ताकि क्लैशनकोफ आर्जी तौर पर नाकारा हो जाए। क्लैशनकोफ मैंने एक घर के सहन में उछाल दी। वो भी तरबियत याफ्ता फौजी थी और जानती थी कि अगर सिपाही को अपना हथियार बहालत मजबूरी फेंकना पड़े तो उसे ऐसी हालत में छोड़ना चाहिए कि दुश्मन फायदा न उठा सके। इस ज़िमन में हमारे उस्ताद सूबेदार सबर अब्बास अपनी यूनिट 6FF रेजिमेंट निशान हैदर के एक लांस नायक मंशा का वाकया सुनाया करते थे कि 1971 की जंग में दौरान हमला लांस नायक मंशा गलती से माइन फील्ड्स में घुस गया और बारूदी सुरंग फटने पर जख्मी होकर वहीं गिर गया। उसे जल्दी में वहां से निकालना मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक तो जब तक माइन डिटेक्टर और मखसूस जूते वगैरह न हो माइन फील्ड में घुसना मुमकिन नहीं होता, और एक को बचाने में दूसरी जानें जाया होने का खतरा होता है, इसलिए कोई खतरा मोल नहीं लेता। दूसरा, हमले के दौरान जख्मियों और लाशों को उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है और हमले की कामयाबी या नाकामी के बाद इत्तलाफियों को संभाला जाता है। खैर, जंग ने तूल खींचा, उसे बरवक्त न निकाला जा सका और लांस नायक मंशा वहीं शहीद हो गया। 1-2 दिन बाद जब इंजीनियर की एक यूनिट ने उसे माइन फील्ड से निकाला, तभी उसे उठाने वाले मुतजस्सिस हुए कि मंशा की लाश के साथ एक मिट्टी की ढेरी बनी हुई थी। जब ढेरी को बखेरा तो अंदर एक LMG दफन थी। मरने से पहले पाक आर्मी के जवान ने अपना हथियार दुश्मन के कब्जे में जाने से बचाने के लिए उसे दफन कर दिया था। इसे कहते हैं तरबियत और इसे कहते हैं मुल्क से वफादारी। जो सिपाही मरते वक्त भी मुल्क के फायदे का सोच रहा था, उसकी नीयत पर शक करना जुल्म और जाती नहीं तो क्या है। लॉरा ब्राउन ने भी अपनी गन नाकारा करके एक मकान की छत पर फेंक दी।
अब हमारे पास फकत 2 पिस्तौल थे। लॉरा ने कदमों की रफ्तार बढ़ाई मगर मैं उसका साथ नहीं दे पा रहा था। जिस्म में पहली सी चुस्ती और जान नहीं रही थी। मुझे आराम और इलाज की सख्त जरूरत थी। ममता दीदी ने जो दर्दकुश गोलियां खिलाई थीं उनका असर भी खत्म हो चुका था। मैंने जेब से गोलियों का पत्ता निकाल कर 2 गोलियां बगैर पानी के निगल लीं। लेकिन सिर्फ इन गोलियों के बलबूते पर मेरी खोई हुई जिस्मानी ताकत और कुव्वत और कुदरती सलाहियतें नहीं लौट सकती थीं। जल्लादों ने मेरे इंजर पिंजर ढीले कर दिए थे। मुझे संभलने के लिए चंद दिन अच्छी खुराक और दवा की जरूरत थी। लॉरा चंद कदम आगे निकल गई। मेरा पीछे रहना महसूस करते ही वो कदमों में सुस्ती लाते हुए बोली, तुम्हें तकलीफ को भुलाना पड़ेगा। मैं तहम्मुल से बोला, तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर तो रहा हूँ। वो मुसिर हुई, जल्द ही वो इलाके को घेर लेंगे और इससे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा दूर जाना होगा। मेरा दिमाग घूम गया था। बमुश्किल गुस्से पे काबू पाते हुए मैंने तजवीज दी, ठीक है तुम जा सकती हो। यकीनन अलहदगी में ही हमारी बचत के इम्कान बढ़ेंगे। एकदम करीब होते हुए उसने मेरा हाथ थामा। राजा, खफगी के बहाने मत ढूंढो। तुमने वादा किया था शुक्ला को मारने में मेरी मदद करोगे। मैंने कहा तुम मेरी जिस्मानी हालत से वाकिफ हो, फिर ऐसी बकवास का मकसद। उसने जल्दी से सफाई दी। जल्दबाजी में ध्यान न रख सकी। मेरे होंठों पर तबस्सुम नमूदार हुआ। इतनी बेध्यानियां अच्छी नहीं होती। वो मुंह बनाते हुए बोली, शुरू हो गई राजा की बकवास। यकीन करो अफगानिस्तान के महाज पर तुमसे इतना मुतासिर हुई थी कि तुम्हारी तलाश में पाकिस्तान जाने पर तुल गई। वो तो शुक्र है मेजर जेनिफर हेंसले से मुलाकात हुई और पता चला कि तुम कितने ठरकी हो। मैंने कहकहा लगाया, वहाँ कई बार तुमसे गुफ्तगू हुई थी और हर बार मैंने डेट का वादा लिया था, तब अंदाजा नहीं हुआ। उसने मुंह बसोरा। मैंने सोचा मजाक कर रहे हो। मैंने कहा, और कब लगा कि मैं संजीदा हूँ। मैंने उसे कुरेदा। उसने सफाई से मौजू तब्दील किया, क्या ये वक्त इन बातों का है? हम गली के सिरे पर पहुंचने वाले थे। वो गली एक चौड़ी गली में जम हो रही थी और चौड़ी गली आगे जाकर उस गली से मिल रही थी जहां से हम घर में घुसे थे। 2 लड़के सामने से नमूदार हुए। लॉरा को इश्तियाक भरी नजरों से घूरते हुए वो आगे बढ़ गए थे। लॉरा 2 कदम आगे थी। जूं ही उसने चौड़ी गली में कदम धरे, फौरन उल्टे कदमों पीछे हुई। मैं ठिठक कर रुक गया था। वो परेशानी से बोली, 2 मुसल्ला पुलिस वाले इसी तरफ आ रहे हैं। मैंने पूछा, तुम्हें देखा? उसने नफी में सर हिलाया, शायद नहीं। मैंने कहा, जितनी देर गुजरेगी इन गलियों में दुश्मनों की नफरी में इजाफा होता जाएगा। वो मुतफक्किर हुई, तो क्या करें? मैंने मशवरा दिया, करीबी मकान में घुसकर थोड़ा इंतजार करते हैं, इनके गुजरने के बाद आगे बढ़ेंगे। मकान का दरवाजा बमुश्किल 5 फुट ऊंचा था। लॉरा आसानी अंदर घुसकर मेरे लिए दरवाजा खोल सकती थी। वो मुत्तफिक होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, बोली, जल्दी करना पड़ेगी। मगर उसकी तेजी काम न आई कि हम पहले ही देर कर चुके थे। पुलिस वर्दी की झलक नजर आई। वो हमारी तलाश में घूम रहे थे और नामुमकिन था कि ज़ेली गलियों में न झांकते। लॉरा की शनाख्त निहायत आसान थी। इसमें चंद कदमों का फासला रुकावट नहीं डाल सकता था। उन्हें देखते ही मेरे हाथ ने बिजली किसी तेजी से पिस्तौल के दस्ते पर कब्जा जमाया। उन्होंने भी लॉरा को पहचानते ही क्लैशनकोफें सीधी करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मैं हैमर को पीछे खींचकर सेफ्टी हटा चुका था। पिस्तौल पहले से कॉक था। 2 मरतबा लगातार ट्रिगर दबाकर मैंने 2 राउंड्स फायर किए। इतनी सूरत से फायर हुई गोलियां क्लैशनकोफों के फ्रंट हैंड गार्ड से टकराई थीं। फायर के झटके से उनकी क्लैशनकोफें नीचे गिर गई थीं। एक गोली उछटकर एक पुलिस वाले के बाजू से टकराई, मगर क्लैशनकोफ के फ्रंट हैंड गार्ड से टकराने की वजह से गोली की ताकत खत्म हो चुकी थी। वो खराश डालने से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। हल्की सी चीख के साथ मजरूब ने अपना बाजू थाम लिया था। मैं धाड़ा हाथ ऊपर। जख्मी तो अपने बाजू को हाथ से दबाकर रहम तलब नजरों से मुझे देखने लगा। अलबत्ता दूसरे के हाथ बुलंद हो गए थे। लॉरा जकंद भरते हुए उनके करीब पहुंची। क्लैशनकोफें उठाकर उसने एक स्लिंगअप की और दूसरी पुलिस वालों पर तान ली। उसने बच जाने वाले की पीठ में बैरल चुभोई। चलो, दोनों तंग गली में आ गए थे। लॉरा ने मशवरा लिया, उड़ा दूं? पुलिस वालों को उसके होंठों पर फैला शरारती तबस्सुम नजर नहीं आ रहा था और इतनी अंग्रेजी तो वो भी जानते थे कि उन्हें कत्ल होने के मशवरे हो रहे हैं। जख्मी गिड़गिड़ाया, भगवान के लिए मत मारो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं पिस्तौल की बैरल लहराता हुआ बोला, तुम्हारे बच्चों के बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते। वो मुल्तजी हुआ, हम तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लॉरा ने बेसब्री जाहिर की, राजा वक्त जाया कर रहे हो। मैंने कहा, मकान का दरवाजा खोलो। वो सर हिलाते हुए आगे बढ़ी। दरवाजे पर हाथ रख कर उचकी और दरवाजा उबूर कर गई। अचानक किसी मर्द की करख्त आवाज उभरी, कौन ओए? जवाबन लॉरा ने अंग्रेजी में गिटमिट की। आवाज इतनी मध्यम थी कि मेरे कानों तक मफहूम नहीं पहुंच सका था। ललकारने वाला शायद चौकीदार था और चौकीदार उमूमन अनपढ़ या वाजबी तालीम याफ्ता होते हैं।
यकीनन उसके पल्ले लॉरा का जवाब नहीं पड़ा था। तभी वो दोबारा बोला, तुम गैर कानूनी तौर पर घर में घुसी हो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले। ओ फिक्रा मुकम्मल करने से पहले उसके मुंह से जोरदार करा खारिज हुई। लम्हा भर बाद दरवाजा खुल गया। पुलिस वालों को आगे लगाकर मैं अंदर घुसा। दरवाजे के सामने मुख्तसर सा सहन और उससे मुल्हिक गिराज था। गाड़ी मौजूद नहीं थी, शायद साहिब खाना दफ्तर गए थे। चौकीदार गिराज के सामने ही प्लास्टिक की कुर्सी के साथ लंबा पड़ा था। एक जदीद साख्त का रिपीटर दीवार के साथ खड़ा था। बेचारे को अपना हथियार इस्तेमाल करने की मोहलत ही न मिली। हमारे अंदर आते ही लॉरा ने दरवाजा बंद कर दिया। लॉरा ने अगले इक़दाम के बारे में मेरी राय ली। फौरन फैसला करते हुए मैंने पुलिस वालों को हुक्म दिया, वर्दियां उतार दो। वो हकला गए, क्या? मैं दुरुस्ती से बोला, यकीन करो, लाशों से वर्दियां उतारना मुश्किल नहीं, मगर खून के धब्बे से वर्दियों के खराब होने का खदशा मुझे रोके हुए है। वो कांपते हुए कमीज के बटन खोलने लगे। पिस्तौल की बैरल लहराते हुए मैंने हिदायत दी, जल्दी करो। उन्होंने फौरन से वर्दियां उतार दी थी। मैंने उन्हें दीवार की तरफ रुख करने का कहा, घूम जाओ, और उनके मुड़ते ही लॉरा को मखसूस इशारा किया। लकड़ी के बट वाली क्लैशनकोफ को बैरल से पकड़ते हुए उसने बारी बारी दोनों के सर बजाए। वो चौकीदार के करीब औंधे मुंह गिर गए। उन्हें वर्दियां उतारते देखकर लॉरा मेरा मंसूबा जान गई थी। उनके बेहोश होते ही उसने बेबाकी से अपना लिबास उतार दिया। उसे मुख्तसर लिबास में देखना नया या अनोखा नहीं था। वो कई बार तैराकी के मुख्तसर लिबास में खुशनुमा बदन के नशेब फराज का तारुफ करवा चुकी थी। अलबत्ता किसी औरत को एक से जायद बार मुख्तसर लिबास में देखना बदनजरी के जायज होने की दलील नहीं बन सकता। बेशक उसकी तहजीब और सकाफत उसे शर्म हया नहीं सिखा सकी थी, लेकिन मेरा मजहब और माशरत मेरे लिए एक दायरा कार और हुदूद मुकर्रर करता है। होश व खिरत से बेगाना करने वाले बदन से नजरें चुराकर मैं पुलिस वर्दी उठाने लगा। उसने मेरे लिए जख्मी शख्स वाली वर्दी छोड़ी थी। उसके बाजू पर खून लगा था। गिराज की दीवार की आड़ लेकर मैंने जल्दी से लिबास उतार कर वर्दी पहनी। पुलिस वाले का कद मुझसे बड़ा था, तभी पतलून जरा लंबी थी। पांचे अंदर की तरफ मोड़कर मैंने पुलिस वाले के जूते उतार कर पहन लिए थे। लॉरा भी तैयार हो गई थी। उसका कद करीबन मेरे बराबर ही था। एक आध इंच का फर्क महसूस नहीं हो रहा था। मेरा कद 5 फुट 9 इंच है और मर्दों में ये दरमियानी कामत समझी जाती है, लेकिन औरत के लिहाज से ये लंबा कद समझा जाता है। उसे पुलिस वाले की वर्दी फिट आई थी। जूते अलबत्ता उसने अपने ही पहने रखे, क्योंकि औरतों के पांव मर्दों से काफी छोटे होते हैं। पुलिस वालों और चौकीदार की मुश्कें कसकर हमने असल इमारत और बगली दीवार के दरमियानी खला में लिटा दिया। उनके मुंह बांधने भी हम नहीं भूले थे। वहाँ वो आसानी से नजर नहीं आ सकते थे। घर के मकीन आराम से सोए हुए थे। बंद कमरे और एसी की ठंडक ने उन्हें अपने चौकीदार की हालत से बेखबर रखा था। यूं भी गिराज में गाड़ी की गैर मौजूदगी जाहिर कर रही थी कि घर का मालिक मौजूद नहीं था। खातून खाना और ज्यादा से ज्यादा मासूम बच्चों की मौजूदगी का एहतमाल था। वहाँ छुपना खतरे से खाली नहीं था। क्लैशनकोफे उठाकर हम मोहतात अंदाज में घर से बाहर निकल आए। सारी कार्रवाई में चंद मिनट जाया हो गए थे। एक आम आदमी और तरबियत याफ्ता सिपाही में यही बुनियादी फर्क है। ऐसे हालात में आम आदमी हौसला छोड़कर रोने धोने बैठ जाता है। कोई मजबूत आसाब का हो तो फरार की कोशिश तो करता है, मगर उसे दुश्मनों से बचने, जान बचाने और अपनी हिफाजत के तरीक़ा कार से वाकफियत नहीं होती। वो बर वक्त फैसला नहीं कर पाता। जबकि तरबियत याफ्ता सिपाही हिम्मत और हौसले से काम लेता है। उसे अपनी हरकत व सकनात पर काबू होता है। गो दुश्मनों से बचने और नबरदाजमा होने के लगे बंधे उसूल तो नहीं है कि हर किसी को एक से हालात पेश आएं। दौरान तरबियत हमें भी मुख्तलिफ हालात से रूशनास करवाया गया था। बेशक अमली जिंदगी में तरबियत में सीखे हुए मसाइल से वास्ता न पड़े, मगर बुनियादी उसूलों को जानने के बाद नित नए मसाइल से निपटना नामुमकिन नहीं रहता।